हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों हम लोग सीडीपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो सीडीपी है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक के हम लोग ने 3 चैप्टर में तीसरे चैप्टर का जो फर्स्ट पोर्शन था, ठीक है, मतलब कि हाफ पार्ट कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था, तो इसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। अब उसका जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पार्ट आपको शुरू से लेकर एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स मिलेंगे, इसलिए इसको मतलब कि एंड तक बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा भी, समझिएगा भी, ठीक है। और बिल्कुल भी एक कोशिश ये करिएगा कि स्किप ना ज़्यादा करें, ठीक है, या करें ही ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जो एग्जैक्टली क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे ज़रूर गए। तो जैसे जैसे पूछे जाते हैं वैसे वैसे मतलब मुझे जितना लगेगा मैं डिनोट भी करती जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो अभी तक के हम लोग ने विकास पढ़े थे, ठीक है, वहाँ सामाजिक विकास तक के पढ़ लिया था, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है विकास का वो है भाषा विकास। इसके बाद चेतना, तर्क, चिंतन, ये तीन जो पॉइंट है मतलब टॉपिक ये और आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए भाषा विकास में देखिए क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास बालक के मानसिक विकास का ही एक पक्ष है क्योंकि इसका संबंध अन्य मानसिक क्रियाओं से होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भाषा विकास जो है वो मानसिक विकास से रिलेटेड है, ठीक है। तो भाषा विकास में जो एक साइंटिस्ट सॉरी मनोवैज्ञानिक है हरलॉक, वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना है भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है। इनकी ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका कहना है कि भाषा जो लैंग्वेज है वो क्या है कि विचारों का आदान प्रदान करने की एक योग्यता है और एक बेस बनती है, ठीक है। भाषा के अंतर्गत वे सभी साधन आते हैं जिनसे विचार, संवेग, भावनाएं अर्थपूर्ण ढंग से प्रकट होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति, ठीक है। अपने संवेग, चाहे वो किसी भी तरीके के इमोशंस हों, ठीक है, क्रोध हो या जो भी हो, उन सब को भी हम अपने लैंग्वेज के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को भी बता सकते हैं। तो इनको एक मतलब अर्थपूर्ण ढंग से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बोलना, संकेत करना, बच्चे अपनी बहुत सारे जो संवेग हैं उनको संकेत करके बताते हैं। हाव भाव में भावनाओं को जो है व्यक्त किया जाता है। लिखना, चित्र बनाना आदि ये सारी चीज़ें भाषा को व्यक्त करने के तरीके आ जाएंगे, ठीक है। इसमें एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाक शक्ति। वाक शक्ति जिसे हम स्पीच कहते हैं, ये क्या होती है, भाषा का ये जो वाक शक्ति है यानी स्पीच, ये भाषा का ही एक रूप है जिसमें अर्थ व्यक्त करने के लिए ध्वनि यानी साउंड और शब्दों वर्ड्स को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बालक का समायोजन वाक शक्ति के द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि यहाँ पे हम वाक शक्ति या स्पीच की अगर बात करें तो मेनली अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो साउंड के फॉर्म में या शब्दों के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे वाक शक्ति का उपयोग से मतलब इस तरह से कर सकते हैं कि मतलब केवल अर्थों को व्यक्त करने के लिए या फिर किसी सूचना को व्यक्त करने के लिए या दूसरों को क्रियाशील बनाने, मतलब मेनली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई स्पीच बोल रहे हैं तो इसमें खाली हम किसी भी वर्ड को, उसके अर्थ को नहीं स्पष्ट कर रहे हैं या उसके अर्थों को हम नहीं व्यक्त कर रहे, बल्कि क्या है कि हम सूचना जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे भी दूसरों को दे रहे हैं और साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दे रहे हैं कि दूसरे भी उसको उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के क्रियाशील हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, ठीक है। तो एक तरीके से स्पीच एक जो है अदर पर्सन को एक्टिव करने के लिए भी एक साधन का काम करती है। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि बालकों की जो समाज में जो वाक शक्ति स्पीच होती है वो समायोजन में हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए भाषा विकास निम्नलिखित रूप से गुजरता हुआ पूर्णता को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। भाषा विकास की कौन कौन से मतलब इसमें स्टेप होंगे कि ये आगे की तरफ इसका डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो पोर्शन है वो है वाक शक्ति या फिर वही प्री स्पीच जिसे कहते हैं, ठीक है, बोलने से पूर्व रूप, मतलब बोलने का पूर्व रूप, प्री स्पीच फॉर्म। तो इसमें देखिए हरलॉक महोदय ने क्या कहा है, बोलना सीखना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। मतलब अगर हम बालकों की बात करें या शिशुओं की बात करें तो वो स्टार्टिंग में ही नहीं बोलने लग जाते। ये सारी चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप उनमें होती है। तो आपकी ये जो वाक शक्ति वाला जो पोर्शन है इसमें आपको बहुत सारे 3-4 पॉइंट मिलेंगे जो शिशु में जो वाक शक्ति का विकास हो रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में ये आते ज़रूर हैं, किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मनोवैज्ञानिकों और भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार वाक शक्ति का विकास भाषा विकास का पूर्व रूप है। अगर ये वाक शक्ति जो है, स्पीच जो है, ठीक है,
उसका अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब कि ये भाषा विकास, आगे भाषाओं का जो विकास होगा उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहला है रोना या चीखना, ठीक है, क्राइंग। उसके बाद है अस्पष्ट ध्वनियाँ जिसे कहते हैं बैबलिंग। फिर है भाव संकेत जिसे कहते हैं गैस्चर। और फिर है बोलना, स्पीकिंग। ये चार ऐसे यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आप, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। रोना या चीखना या क्राइंग की बात की गई है। क्राइंग अगर देखें तो बच्चे जो हैं वो अपने हाव भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरों के सामने इस तरीके से अपनी एज के अकॉर्डिंग वो रोने का यूज़ करते हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जन्म जैसे ही होता है तब अगर बच्चा रो रहा या चीख रहा होता है तो उसका वो नेचुरल जो है फीचर रहता है, ठीक है, उसकी मूल प्रवृत्ति में आ जाएगा। उसके बाद जब वो तीसरे या चौथे सप्ताह में पहुंच जाता है तब या तो उसको भूख या पीड़ा या कोई तकलीफ, मतलब कुछ भी भूख वगैरह लग रही होगी, या तेज प्रकाश या कोई तेज से बोल रहा है, तो इस ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं जिससे वो सुन करके वो रोने लग जाता है। ठीक है, फिर जब तीसरे माह का होता है तो अपनी कुछ उसको ज़रूरत कुछ चाहिए होती है, अपनी इच्छाओं को प्रकट करना रहता है, तब वो जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो रोता है। चौथे माह में किसी की गोद में जाने के लिए वो रहने लग जाता है, आपने देखा ही होगा बच्चे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखें तो इस तरीके से वो एक वर्ष तक जब वो पहुंचता है तो वो भय से वो रोने लग जाता है, तो भय का जो संवेग है उसे वो फील करने लगता है। इस तरीके से बच्चों का रोना एक अर्थपूर्ण है। ठीक है, मतलब कि उनकी भी एक मीनिंग बन रही है कि वो क्राइम के द्वारा अपने बहुत सारे काम वो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब करवाए ले रहे हैं। उसके बाद आती हैं अस्पष्ट ध्वनियाँ। अस्पष्ट ध्वनियाँ जिसे बैबलिंग भी कहा जाता है, इससे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन मतलब अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है। बैबलिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, उपरोक्त चारों में से अस्पष्ट ध्वनियों वाला चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि अस्पष्ट ध्वनियाँ जिसे हम बैबलिंग कहते हैं कालांतर में बोलने और भाषा का आधार बनती हैं। ठीक है, ये बैबलिंग जो है यही बोलने का आधार बनती हैं आगे चल करके। बैबलिंग में बच्चे जैसे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो अस्पष्ट ध्वनि है यही धीरे धीरे डेवलप करके आगे जो भाषा विकास का पूरा एक निश्चित रूप धारण करती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बच्चे जो पहले जो छोटे मोटे जो स्वर होते हैं उनको जोड़ करके बोलते हैं, फिर धीरे धीरे शब्द बनाने लग जाते हैं, फिर वाक्य बना लेते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बच्चे बाबा कहते हैं, ठीक है, बाबा दादा, यही जब अलग अलग बोलते हैं उसके बाद धीरे धीरे इसको मिक्स कर देते हैं तो जो है प्रॉपर रूप में जो है मामा पापा इस तरीके से बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसके बाद एक और है, इसमें देखिए अस्पष्ट ध्वनि के बारे में लेवल क्या कह रहे हैं। अस्पष्ट ध्वनि के बारे में लेवल का विचार है, ये संतोष की क्षणों में तथा जब शिशु अकेले में रहता है तभी उत्पन्न होती है। यानी आपने देखा होगा कि बच्चे जब अकेले रहते हैं तो कुछ ना कुछ वो बड़बड़ाते रहते हैं। ठीक है, तो बाबा पापा ऐसे के मतलब ऐसी वर्ड्स बोलते हैं जो हम लोग को क्लियर समझ में नहीं आते हैं। तो वही यहाँ पे इन्होंने अपने इसमें बोला है कि संतोष के क्षण में या फिर जब वो अकेले रहते हैं तो वो इस तरीके की बैबलिंग जैसी साउंड जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है भाव संकेत। भाव संकेत जो है इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एक साइंटिस्ट हैं, ये भाव संकेत के बारे में क्या बोल रहे हैं, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक लेटिफ जो है उन्होंने कहा संपूर्ण शारीरिक भाषा, मतलब ये जो भाव संकेत है वो क्या है, शरीर की पूरी संपूर्ण शारीरिक भाषा है। ठीक है, भाव संकेत से कि शिशु जो है वो वास्तविक रूप से बोलने से जो अपनी मतलब जो बात वो कहना चाह रहा है उससे पहले कि अपने हाव भाव प्रकट करके वो जो है अपनी बात को बता देता है। ठीक है, तो मेनली एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने भावों को अपने, जैसे मान लीजिए भूख उसको पेट, मान लीजिए उसको दूध दिया गया, उसको भूख लगी थी। ठीक है, उसके बाद उसका जब पेट भर गया तो वो क्या कर रहा है कि बॉटल को हटा देता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा बच्चे को जो है जब उनका पेट भर जाता है या उनका मन नहीं करता है तो बॉटल हटा देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे जो है वो बच्चे अपनी जो इच्छाएं होती हैं या अपनी जो भी भाषा जो कुछ भी बताना चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से वो बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर उन्हें किसी की गोद में जाना है तो अपने हाथ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, मतलब उनकी तरफ करते हैं कि मुझे गोद में ले लो, तो इस तरीके से रहता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है बोलना। ठीक है, बोलने में ऐसे कह सकते हैं कि भाषा के विकास की 12 से 18 माह वाली जो एज होती है उसके बीच में ये जो बोलने वाली जो प्रक्रिया होती है वो होती है। तो मेनली हम कहेंगे कि ये जो स्टेप होता है यहाँ पे बच्चे अनुकरण करते हैं, तो अपने आसपास के जो फैमिली मेम्बर हों या फिर मतलब जो भी उनके आसपास रहते हैं, अक्सर उनके आसपास रहते हैं तो उनकी ही भाषाओं का वो अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, तो बोलने वाली प्रोसेस में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया जिसमें हम लोग वाक शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें देख ली। सेकंड है समझने योग वाक शक्ति का विकास।
ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिबल स्पीच, इसमें क्या है, समझने योग्य वाणी का विकास जीवन के दूसरे और तीसरे वर्ष में होता है, कि जब बच्चा समझने लग जाता है, किसी की लैंग्वेज को समझने लग जाता है, तथा अपेक्षाकृत प्रारंभिक आयु में ही उच्चता को वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं समझने योग्य वाक शक्ति में कि बच्चा ये जो एज है तीसरे और दूसरे और तीसरे वर्ष में, इनमें क्या होता है कि बच्चा कुछ शब्दों के अर्थ सीखने लग जाता है। ठीक है। और वाक्य जो है उनको स्पष्ट तरीके से दोहराने लगता है। इसके बाद है शब्द भंडार में वृद्धि। टर्मैन, थॉर्नडाइक तथा कई अन्य अनुसंधानकर्ताओं के परिणामों से ज्ञात हुआ कि बचपन में शब्द भंडार में लगातार वृद्धि होती है। बचपन में जितना ज़्यादा वो ऐसी चीज़ों के संपर्क में आते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने के मौके मिले, ठीक है, तो अपनी भाषा के विकास के मौके उनको मिले, वो उतने ज़्यादा उनके शब्द भंडार में लगातार वृद्धि होती रहती है। तो इसी में ही एक मनोवैज्ञानिक है सी शोर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बच्चों के शब्द भंडार संबंधी परीक्षण किया जिसमें पूर्व स्कूल तथा आरंभिक स्कूल वर्षों में शब्द भंडार में वृद्धि के बारे में उपयोगी सूचना प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पे सीशोर ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने क्या किया कि जो पूर्व स्कूल जाने से पहले उनके शब्द भंडार में कितने शब्द जो है सम्मिलित थे, उसके बाद स्कूल के जब इसमें एडमिशन हो जाता है उसके आरंभिक वर्ष में, तब उनके शब्द भंडार में कितनी वृद्धि होती है। इस पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया, 89 आइटम लिए उन्होंने, ठीक है। इस तरीके के उन्होंने एक टेस्ट तैयार किया जिसमें 4 से 10 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे, ठीक है, उनको 117 बच्चे के ऊपर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने परीक्षण किया। मतलब ऐसे कुछ बच्चे उन्होंने चूज कर लिए जिनकी संख्या यहाँ पे बता दी गई है। उसके बाद उन्हें स्टेप बाय स्टेप देखा उनकी आयु के अकॉर्डिंग कि 4 साल में उनकी शब्द ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई, जैसे 5,600, ठीक है, 5 साल में 9,600, 6 साल में 14,700। इस तरीके से इन्होंने देखा कि वर्ष बढ़ते गए और 10वें वर्ष तक के, मतलब स्टार्टिंग 5,600 शब्दों से हुई थी, ठीक है, कि वो इतने शब्द वो जो है बोल पा रहे हैं बच्चे, और 10वें वर्ष तक पहुंचते पहुंचते 34,300 तक की उनकी शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती। तो ये है कि शब्द भंडार में जो वृद्धि है वो भी मतलब भाषा विकास में एक उनकी जो एज है, ठीक है, बाल्यावस्था या स्टार्टिंग से लेकर के जब वो बोलने लग जाते हैं, जब उनकी स्टार्टिंग बोलने की हो जाती है, उसके बाद 10 वर्ष तक की इनका जो एक्सपेरिमेंट है, तब की शब्द भंडार में भी लगातार उनकी वृद्धि होती रहती है। ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तरों की लंबाई में वृद्धि। आरंभ में बालक एक शब्द का वाक्य बोलता है, उसके बाद क्या होता है, 6 वर्ष की आयु तक बालक विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न शब्दों के वाक्य बोलने लगता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो जटिल जो वाक्य होते हैं उनका भी अनुकरण करने लगता है, उनको सही तरीके से दोहराने लगता है। ठीक है। भाषा विकास के अध्ययनों से पता चला है कि बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा भाषा विकास तीव्रता से होता है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट मिल रहा है कि जो भाषा विकास है बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा भाषा विकास तीव्रता से होता है। साथ ही बालिकाओं में अभिव्यक्ति की जो क्षमता होती है, ठीक है, अभिव्यक्ति जो होती है वो बालकों से अधिक अच्छी होती है, ठीक है, रिप्रेजेंट ज़्यादा अच्छे से कर लेती हैं। और इनके जो शब्द होते हैं, ठीक है, अधिक शब्द भी, इनके शब्द भंडार भी ज़्यादा मिलेगा और इनकी भाषा में दोष भी नहीं रहता है लड़कियों में। तो ओवरऑल देखिए भाषा विकास में लड़कियों में ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट है अकॉर्डिंग टू बॉयज़ के। ठीक है। इसके बाद है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें देखिए सभी बालकों में विकास के दौरान भाषा का रूप तो समान ही रहता है, परंतु उसके विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। अब बालक के भाषा विकास की प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि मतलब भाषा का जो विकास हो रहा है वो लगभग सब में समान ही होगा, कि स्टार्टिंग ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर पैदा हुआ उसके बाद डायरेक्ट वो बोलने लग गया। पहले वो क्राइंग करेगा, उसके बाद बैबलिंग करेगा, फिर उसके बाद अपने जो भाव हैं उनको जो है संकेतों के द्वारा बताएगा, फिर वो बोलना स्टार्ट करेगा। तो ये जो कुछ स्टेप हैं वो मतलब स्टेप से ही चलेंगे सभी बच्चों में। बस फ़र्क ये पड़ेगा कि ये इक्वल नहीं रहते, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बच्चों, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हर चीज़ में एकदम बेस्ट होते हैं, मतलब हेल्थ में भी, हर चीज़ में भी, तो उनमें ये सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से होती हैं, ठीक है, तो बोलने वाली प्रक्रिया बहुत जल्दी आ जाती है उनमें। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि कौन कौन सी ऐसी जो है कारक हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं भाषा विकास पे। तो पहला है यहाँ पे स्वास्थ्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हेल्थ होती है वो भाषा विकास पे जो है इफेक्ट डालेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, क्योंकि भाषा विकास मानसिक जो है मतलब एक
मानसिक प्रक्रिया है एक तरीके से, ठीक है। तो बच्चा जब स्वस्थ नहीं होगा, वो बीमार रहेगा, तो उसका जो है मानसिक तौर पे भी वो थोड़ा अस्वस्थ रहेगा, तो उसके शब्द भंडार में भी कमी आती चली जाएगी, तो ओवरऑल स्वास्थ्य का बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आती है बुद्धि, ठीक है। हरलॉक कहते हैं बुद्धि के उसमें बच्चे के बौद्धिक स्तर को एकमात्र उत्तम रूप में बताने वाली उसकी भाषा है। बौद्धिक स्तर को अगर कोई बता रही है तो उसकी लैंग्वेज है, कि वो अगर किसी मतलब कोई बच्चा है, वो उसकी जो एज है कि बोलने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर, वो एक मतलब 2 से 4 साल के बीच में या 1-2 साल के बीच में आ जानी चाहिए उसके पास, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर वो ये बोलने वाली प्रक्रिया जल्दी करने लग जा रहा है, तो ये क्या है, ये प्रकट कर रहा है कि उसकी जो बुद्धि है वो थोड़ी बाकी बच्चों से काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इसके बाद है सामाजिक आर्थिक दशा। इसमें रोसेंथल क्या कह रहे हैं, इन्होंने अध्ययन द्वारा ज्ञात किया कि उच्च जो सोशियोमेट्रिक स्तर होता है, उसकी बच्चों की भाषा अर्थपूर्ण विचारों से परिपूर्ण होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सामाजिक आर्थिक दशा के बेस पे इन्होंने कहा है कि जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं, वो अपने बड़ों, अक्सर करके आपने देखा होगा कि अच्छे घर के बच्चे हों, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर में उनके सहपाठी जो मित्र होते हैं, ठीक है, या यूं कहें कि उनके भाई बहन अगर नहीं होते, तो उन बच्चों का जो भाषा विकास होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनका ज़्यादातर जो टाइम स्पेंड होता है वो बड़ों के संपर्क में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया कि सामाजिक आर्थिक दशा जो होती है वो भी भाषा विकास पर इफेक्ट डालती है। इसके बाद है यौन। यहाँ पे इस यौन से रिलेटेड क्या बताया गया है, यहाँ पे मेनली हमें सेक्स से रिलेटेड ये बताना है कि बालिकाओं की अपेक्षा बालक देर से बोलना सीखते हैं, बस इतना बताना है, ठीक है। भाई बहनों का प्रभाव, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। सामाजिक आर्थिक दशा जिस तरीके से इफेक्ट डाल रही है कि जो है कोई अगर मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में है या फिर जो है शहरी क्षेत्र में है, तो उनको जैसा माहौल मिल रहा है उसी हिसाब से उनकी शब्द भंडार में वृद्धि होगी, भाषा का विकास होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भाई बहनों का प्रभाव जो हमने बताया वो भी रहेगा। द्विभाषीय वातावरण कैसे, थॉमसन का विचार है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि द्विभाषीय वातावरण में पले बालक भाषा विकास की दृष्टि से पिछड़े होते हैं। होता यह है कि बालकों का अगर जो है भाषाई विकास अगर देखा जाए, तो अगर वो ज़्यादातर जो इनकी विकास की जो है स्टेज है, जिसमें सबसे तीव्र जो है अवस्था में विकास होता है, उसमें अगर वो अपनी मातृभाषा के ही कांटेक्ट में ही रहें, एक ही लैंग्वेज के कांटेक्ट में रहें, तभी वो जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब उनका डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जो है मतलब माता पिता में माँ दूसरे जो है भाषा की हैं, मतलब मान लीजिए इंग्लिश बोलती हैं और एक कोई तमिल बोलते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, दो अलग अलग लैंग्वेज के इसमें जब बच्चा रहता है तो उसके मातृभाषा का भी विकास नहीं हो पाता है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं इनका भाषा विकास पिछड़ा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है संगी साथी या जो समवयस्क समूह, पीयर ग्रुप जो होते हैं, ये भी इफेक्ट डालते हैं। अच्छे पीयर ग्रुप अगर होंगे तो फिर जो है भाषा विकास कंपटीशन के थ्रू या वाद विवाद के थ्रू, ठीक है, तो भाषा विकास और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे साथी हो जाते हैं जिनसे जो है वो फिर जो है गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो उसमें इफेक्ट भी पड़ जाता है उसमें, ठीक है। सीखना और परिपक्वता, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो जितना ज़्यादा किसी कंपटीशन में या किसी भी तरीके की प्रतियोगिता में या आपस में ही ग्रुप बना करके जो है अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो ये क्या होते हैं, इससे बच्चे सीखते जाते हैं, उनमें और मेच्योरिटी आती जाती है अलग अलग नए नए शब्दों को सीखने की, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इफेक्ट डालती हैं भाषा विकास पर। फिर है भाषा विकास के शैक्षिक अभिप्राय, शिक्षा अभिप्राय क्या है, शिक्षा में जो भाषा विकास है उसका क्या यूज़ है। तो मानव जीवन में विचारों तथा अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। ये हम सभी जानते हैं कि जो लैंग्वेज होती है वो विचार विनिमय के लिए एक बढ़िया साधन है, ठीक है। बालक का भाषा विकास जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म से ही आपने देखा स्टार्टिंग रोने से हो जाती है, रोने से ही उसका रोना भी अर्थपूर्ण होता है, ठीक है। तो जन्म से ही भाषा का विकास धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका होता है। इसके बाद है, अब यहाँ पे दिया गया है अभिभावक और भाषा विकास, ठीक है। भाषा विकास घर से ही आरंभ हो जाता है, यही बालक शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सीखता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर बालक का भाषा विकास हो रहा है तो उसका पहला स्टेप तो उसका घर हो जाएगा, और उसके आसपास जो अभिभावक हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, या घर के जितने भी मेंबर्स हैं, वो उनके लिए सबसे प्राइमरी जो है प्राइमरीली उनके लिए वर्क करेंगे। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है उसको उतना ही ज़्यादा आप मोटिवेट करिए उनके बोलने में, और
फैमिली मेम्बर का ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितना ज़्यादा शुद्ध उच्चारण करेंगे तो उन्हीं का ही, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं स्टार्टिंग में अपने घर वालों का, अपने माता पिता का ही जो है अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे जो हैं वो अगर सही शुद्ध उच्चारण हो रहा है तो उसी को ही वो भी अपने जो है भाषा में इसको मतलब डेवलप करेंगे अपनी भाषा को उसी हिसाब से। और साथ ही साथ कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से अक्सर करके बातचीत करते रहना चाहिए, खेल में प्रोत्साहन देना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट उन्हें बच्चों के साथ करना चाहिए, उन्हें अलग अलग तरीके की कॉमिक्स या इंटरेस्टिंग चीज़ें उनको पढ़वानी चाहिए ताकि इससे इनका भाषा विकास हो, ठीक है। तो ये तो पहला वाला हो गया। इसके बाद है शिक्षक और भाषा विकास। शिक्षक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले होता है, क्योंकि देखिए जब बच्चे का जब एडमिशन हो जाता है तो बालक जो है वो सबसे ज़्यादा एक नए माहौल में चला जाता है, वहाँ जो सबसे ज़्यादा वो अटैच रहता है तो वो शिक्षकों से रहता है। तो घर के बाद भाषा विकास में शिक्षकों का प्रमुख हाथ रहता है। बालक जितना शिक्षक का अनुकरण करते हैं उतना और किसी का नहीं करते हैं, अतः शिक्षक को बालक की भाषा विकास के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मतलब कि जिन क्लास में अगर जो टीचर हैं वो क्या है, मतलब उनकी लैंग्वेज, उनके सारे शब्द, उनका उच्चारण एकदम बेस्ट है, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको कुछ गलत सुनने को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको अनुकरण किनका करना है, रेपिटेशन अगर वो कर रहे हैं तो अपने टीचर का कर रहे हैं, तो वो सही शब्द का अनुकरण करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मतलब वो सही सही चीज़ों का वो अनुकरण कर रहे हैं। इसी के साथ ही शिक्षकों को अपने जो भी, जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी पढ़ करके बता रहे कोई बुक की, तो साथ ही साथ उससे रिलेटेड, उस स्टोरी से रिलेटेड बच्चों से बात भी करें। बातचीत करेंगे तो उसमें कई सारे शब्द भी मिलेंगे, कई सारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें भी होंगी, ठीक है। और फिर साथ ही साथ जो है बहुत सारे सास्वर वाचन, पोएम्स भी पढ़ाई जाती हैं, कहानी भी बच्चों से पढ़वाई जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो है क्रियाकलाप होते हैं जिससे हम खासकर जो शिक्षक होते हैं वो भाषा विकास कर सकते हैं बालकों का, ठीक है। इसके बाद है विद्यालय और भाषा विकास। विद्यालय और भाषा विकास में क्या है, बालक की भाषा विकास में घर के बाद विद्यालय का प्रमुख हाथ रहता है। अच्छे विद्यार्थियों के छात्रों की भाषा सामान्य विद्यालयों के छात्रों की भाषा से अच्छी होती है। क्या बोल रहे हैं, अच्छे विद्यालयों के, आपने देखा होगा कि बहुत से जो अच्छे और मेंटेन जो स्कूल्स होते हैं वहाँ के बच्चे आपने देखेंगे वेल ड्रेस्ड होंगे, और उनका जो बोलने का तरीका जो होगा, एक्सप्रेस करने का तरीका, वो भी बहुत बहुत अच्छा हो, क्योंकि उस स्कूल में हर एक स्टेप पे उनकी हर एक मिस्टेक को तुरंत तुरंत सुधार दिया जाता है, ठीक है। उनको बताया जाता है कि नहीं ये ऐसे नहीं वैसे होता है, और कई सारे कंपटीशन, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कराई जाती हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप कराए जाते हैं, खासकर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या होते हैं बच्चे की जो है खूबियाँ होती हैं वो बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और मतलब अंताक्षरी है या सूझबूझ है, बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड वाले कंपटीशन होते हैं, गेम होते हैं, ये सब कराए जाते हैं। तो एक तरीके से देखिए कि विद्यालय का माहौल भी भाषा विकास पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये था भाषा विकास, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आती है सृजनात्मकता, जिसे कहते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है। सृजनात्मकता क्या होती है, इसका अर्थ और परिभाषा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचार या धारणा को जन्म दिया जाता है। क्रिएटिविटी एक तरीके से कहें कि एक नए विचार को अगर आप उत्पन्न कर रहे हैं, नए जो है नई थिंकिंग, नए विचार, नई धारणा, इन सब को जन्म दिया जाता है, तो इसी को ही हम क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता कहते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशन है, इनकी सबकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए सबसे पहले है जेम्स ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो नई क्रिएट हुई है, जो पहले नहीं थी, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करके नई तरीके से उसको बनाया गया है, तो इसी में ही क्या है, क्रिएटिविटी है, वही सृजनात्मकता कहलाती है। स्टेन कहते हैं जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, नया हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। मतलब कहने का है कि एक नया काम किया गया है और जो आगे चल करके किसी जो है ग्रुप में बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस, उसका यूज़ जो है मतलब यूज़फुल हो वो, ठीक है। तो इसलिए उस ऐसे काम को भी हम सृजनात्मक कार्य कहेंगे। क्रो एवं क्रो आते हैं, वो क्या कहते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मौलिक परिणाम है, ठीक है, जो हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं उसमें जो बच्चे अपना नएपन निकालते हैं, नएपन उसमें लाते हैं, कुछ नया करते हैं, ठीक है। तो ये भी है कि मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त वो करने को उनको मौका मिल रहा है, तो ये भी एक क्रिएटिविटी है, ठीक है। इन परिभाषाओं के आधार पर सृजनात्मकता की विशेषताएं कुछ यहाँ पे व्यक्त की जा रही हैं। पहली है सृजनात्मकता मौलिक अथवा नवीन हो। क्रिएटिविटी क्या होनी चाहिए, मौलिक हो,
या फिर मतलब उसी को ही बोला गया है नई होनी चाहिए। क्रिएटिविटी का मतलब ही है कि जो भी चीज़ की जा रही है, जो भी क्रिएट किया जा रहा है वो नया होना चाहिए। सृजनात्मक कार्य उपयोगी हो, जो भी सृजनात्मकता की जा रही है, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोई पेंटिंग की गई है, ठीक है, और या फिर कोई पेंटिंग में मतलब कि कोई वास बनाया है बच्चे ने, उसमें क्रिएटिविटी उसने मिट्टी का यूज़ किया या और भी बहुत सारी चीज़ें, जनरली मिट्टी का यूज़ किया, इसके अलावा कुछ और क्ले वगैरह उनका यूज़ किया, तो वो जो पॉट था या फिर जो वास बना था वो एक तो खूबसूरत भी खूब लगा और फिर उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी रहा। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, क्रिएटिविटी के द्वारा जो भी काम किया जाए वो उपयोगी भी होना चाहिए। सृजनात्मक कार्य को समान रूप से मान्यता भी मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर बच्चा कुछ कर रहा है चाहे वो किसी भी तरीके, बस अगर उसमें नयापन है तो उसको वैल्यू देनी चाहिए। सृजनात्मक कार्य द्वारा व्यक्ति की प्रतिभा का विकास होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्रिएटिविटी जो होती है वो बालकों की जो अंदरूनी उनके जो गुण होते हैं उनको निखारने का ही काम करती है। तो उनकी जो व्यक्ति की जो प्रतिभा है उसका विकास भी मेनली इसमें होना चाहिए। तो इसके बाद आता है सृजनशील बालकों की विशेषताएं। क्रिएटिव जो बालक होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है क्रियाशीलता, एक्टिवनेस। तो जितने भी सृजनशील बालक होते हैं वो हमेशा क्रियाशील रहते हैं, वो किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, उनको मतलब वो खाली नहीं बैठते, कोई ना कोई काम के लिए वो लगे ही रहते हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे मौलिकता। मौलिकता में ये कहा गया है कि जो क्रियाशील बालक होते हैं, ठीक है, वो मौलिक रूप से वो कल्पना भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, मतलब उनमें कल्पना और चिंतन करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसके बाद है स्वतंत्र निर्णय शक्ति। स्वतंत्र निर्णय शक्ति, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट बोलते हैं, इसमें जो सृजनशील बालक होंगे उनका समस्या समाधान के लिए मतलब दूसरों के सुझावों को वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो अपने से ही मतलब वो अपना आइडिया जो है, अपनी समस्या का समाधान वो खुद ही निर्णय लेकर के निकालते हैं। इसके बाद है जिज्ञासा एवं रुचि। तो इस तरीके के जो बालक होते हैं उनमें आप काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, उनमें उत्सुकता रहती है किसी भी काम के प्रति। बुद्धि लब्धि, अक्सर करके जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है। बोधगम्यता की यहाँ बात की गई है। इंटेलिजिबिलिटी, इसमें क्या होता है, वे किसी विषय को सरलता और शीघ्रता से समझ लेते हैं। तो मेनली बोधगम्यता भी यहाँ पे बताई गई है, क्योंकि सृजनात्मक बालकों की आईक्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे उनको समझने में भी काफ़ी आसानी होती है। विनोदी प्रवृत्ति दी गई है, सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, इसमें क्या है, सृजनशील बालक परिहास प्रिय होते हैं। मतलब आपने देखा होगा जितने भी क्रिएटिव जो चाइल्ड आपको देखने को मिलेंगे, तो ये जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वो अक्सर करके बहुत फ़नी होते हैं, मतलब वो बहुत इंजॉय करके अपना जो भी काम करते हैं, क्योंकि वो फील करके अपने काम को करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी खुशहाल रहते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये इसके बाद है। उसके बाद है समायोजनशीलता। समायोजनशीलता में वो परिस्थितियों में शीघ्र ही संतुलन बनाने का, जैसे अगर कोई हार्श परिस्थिति भी आ जाए तो क्रिएटिव जो चाइल्ड होते हैं वो तुरंत ही मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन उसका निकाल लेते हैं, उसमें अपने आप को बैलेंस करने लग जाते हैं। अंतर्दृष्टि दी गई है। इनसाइट क्या होती है, वे सूझबूझ का कार्य करते हैं, समझ बूझ करके काम करते हैं। संवेदनशीलता यहाँ पे है कि इस तरीके के जो बालक होंगे वो आपको किसी न किसी कार्य की समस्या को मतलब गंभीरता पूर्वक लेंगे, ऐसे फौरी तौर पे इसको सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है सृजनात्मकता का विकास। तो सृजनात्मकता का उदय बाल्यावस्था में हो जाता है। सर्वप्रथम बालकों के खेल में इसकी अभिव्यक्ति होती है। तो हम स्टार्टिंग अगर देखें तो बाल्यावस्था से ही क्रिएटिविटी की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है बालकों में वो खेल के द्वारा इसको अभिव्यक्त करने का ज़्यादा अच्छे से इसको दिखाया जाता है। तो इसमें एक है मनोवैज्ञानिक डेनिस व लेहमैन। इन्होंने बताया कि सृजनात्मकता लगभग 30 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। ठीक है, 30 वर्ष तक वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। इसके बाद या तो वो स्थिर रहती है या फिर उसमें अवनति प्रारंभ हो जाती है, गिरावट होने लग जाती है। ठीक है, तो ये इतनी कंडीशन यहाँ बताई गई है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बालकों में सृजनात्मक विकास के लिए निम्नांकित बातें बताई हैं। जैसे अगर बालक हैं उनमें अगर क्रिएटिविटी को डेवलप करना है तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। पहला तो ये है कि बालकों को अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने की खुली छूट हो, कि वो अपनी जो है उनके अंदर जो मतलब कि जिज्ञासा है, ठीक है, किसी भी चीज़ को करने की उनके अंदर जो इच्छा है उसमें पूरी उनके छूट मिलनी चाहिए, कहीं रोक टोक नहीं होनी चाहिए, आराम से वो सारे काम अपना कर सकें। उसके बाद है बालकों को कल्पना शक्ति के विकास के लिए प्रोत्साहित
प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें ऐसे ऐसे तरीके बताए जाएं, चाहे वो खेल हो या फिर उनको कुछ ऐसे काम दिए जाए जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सके, ठीक है। तो उनको एक तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर बालकों के पारिवारिक जीवन को समयबद्ध व नियमबद्ध नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे नहीं कि आपको इसी टाइम ही, जैसे कोई काम उनको दिया गया है या खेलने के लिए कोई काम दिया गया है, उस उनका मन लग गया है कि हमें इस किसी खिलौने को, टूटे फूटे खिलौना दिया गया, उसको उनको जोड़ करके नया कुछ बनाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो अगर उनको खेलने के लिए दिया गया है तो 1 घंटा फिक्स कर दिया गया है कि 1 घंटे में ही आप खेलेंगे, ठीक है। तो इस क्या है, समयबद्ध या नियमबद्ध नहीं होना चाहिए। उनको जितना वो टाइम लेना चाह रहा है वो उतना ले, तभी उनके अंदर क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ेगी। बालकों को ज्ञान अर्जन के अधिक अवसर प्राप्त हों, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके उनको जो है दिए जाए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है अपनी जो मतलब टैलेंट है उसका यूज़ कर सकें। महत्वपूर्ण तथ्य सृजनात्मकता से रिलेटेड दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिएगा। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक होती है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो होती है वो लड़कों में अधिक देखने को मिलती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपना माइंड बहुत मतलब बहुत नीटली चीज़ों को करते हैं, और उसमें हर जो खुराफाती वाली मेनली कहें तो इनमें अक्सर करके लड़के ही आगे रहते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। भाषा विकास में क्या था, लड़कियां आगे थी, ठीक है। यहाँ पे लड़के जो होते हैं उनमें क्रिएटिविटी अधिक देखने को मिलती है। बड़े परिवार के जो बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा छोटे परिवार के बच्चों में अधिक क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े परिवार के जो बच्चे होते हैं उनमें पेरेंट्स का भी काफ़ी रोल होता है, क्योंकि वो उनका ज़्यादातर टाइम स्कूल जाना, स्कूल से घर, स्कूल से घर, इसी तरीके से हो जाता है। छोटे परिवार के बच्चे होते हैं वो तो एकदम फ्री होते हैं, ठीक है। उनको बस कहीं पे भी कोई चीज़ मिल गई, बस उसी में ही जो है वो फ्रीली उसी में ही जो है जुट गए, और ना पेरेंट्स से कोई मतलब है, मतलब कोई रोक टोक नहीं रहती। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की अपेक्षा शहरी बच्चों में अधिक क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि शहर में बहुत सारी जो चीज़ें उनको, मतलब जो जो चीज़ें इनको ज़रूरत होती हैं बालकों को अपनी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए, वो सारी अवेलेबल होती हैं, एक तरह से कहें। प्रत्येक आयु स्तर के बच्चों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाले बालकों में अधिक क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि क्रिएटिविटी के अगर टर्म में देखा जाए तो आईक्यू अच्छे वाले जो होते हैं, उच्च आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं वही मतलब क्रिएटिव होते हैं। तो वही है, तीव्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनमें अधिक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक कि जो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी थी वो भी फिनिश हो जाती है। इसके बाद आता है कल्पना, चिंतन एवं तर्क का विकास। तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कल्पना यानी इमेजिनेशन। तो इसमें देखिए, मानव विकास तथा उसकी उन्नति एवं प्रगति का आधार कल्पना है, ठीक है। कल्पना का मानव सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यह चिंतन, तर्क आदि क्रियाओं का आधार है। तो एक तरीके से कहें कि जो कल्पना यानी इमेजिनेशन है, वो चिंतन, जो हम थिंक कर रहे हैं, जो हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, उनका एक तरीके से उनका ये बेस बनेगा। क्योंकि जब तक कि हम इमेजिन नहीं करेंगे तब तक कि हम उनके बारे में सोच नहीं सकते। अगर किसी घटना के बारे में हम जब तक कि इमेजिन नहीं करेंगे तब तक कि हम ये नहीं सोच सकते कि उस घटना में हुआ क्या, ठीक है। और अगर जो है जो भी उसमें कोई भी घटना घटी है तो उसका तर्क क्या निकलेगा, अब उसका आंसर रिजल्ट क्या आएगा। तो ये में ओवरऑल कहें तो कल्पना क्या है, बेस है तर्क और चिंतन का, ठीक है। अर्थ देखिए, कल्पना एक मानसिक क्रिया है, ठीक है। जो है मानसिक क्रिया ही है जिसमें किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसका नए रूप से मानसिक चित्रण किया जाता है, कि वस्तु प्रेजेंट भी नहीं है और उसका नए तरीके से उसको जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मानसिक चित्रण किया जा रहा है। मैकडूगल के शब्दों में क्या है, हम कल्पना या कल्पना करके, कल्पना करने की परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबद्ध विचार करने के रूप में कह सकते हैं। मतलब मैकडूगल कह रहे हैं कि अगर हम कल्पना की परिभाषा की बात करें तो हम अप्रत्यक्ष बातें जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है, उनके संबंध में अगर हम विचार करके उनको किसी रूप में अगर हम उसको प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, या रूप दे रहे हैं एक, तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी एक कल्पना की डेफिनेशन बन जाएगी। फिर आते हैं रायबर्न। उनके शब्दों में क्या है, कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए रूप में प्रयोग करते हैं। हमारी जो इमेजेस होती हैं इनको एक नए तरीके से हम उसको जो है प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये रायबर्न कहते हैं कि इमेजिनेशन ऐसी होती है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग इमेजिन कर लेते हैं जो कि रियल में होती नहीं है, ठीक है। अक्सर करके देखेंगे कि कार्टून है या बहुत सारी जो हॉलीवुड की मूवीज़ होती वो एक रूम में है, लेकिन इमेजिनेशन इतनी सॉलिड करते हैं वो लोग कि एकदम सारी सारी चीज़ें एकदम रियल लगती हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं बोरिंग एवं अन्य के शब्दों में, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, ठीक है।
इसमें वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। तो अगर देखें इमेजिनेशन क्या है, इमेजिनेशन एक तरीके से यादें हैं जिनमें हम रियलिस्टिक चीज़ें भी रखते हैं और जो अवास्तविक जो चीज़ें होती हैं उन्हें भी रखते हैं। तो इन दोनों का सृजन करके पूरी इमेजिनेशन तैयार की जाती है। ठीक है, इसके बाद है कल्पना के प्रकार। कल्पना के प्रकार यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है, देखिए कल्पना का वर्गीकरण कई भागों में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, जिसमें मैकडूगल का जो वर्गीकरण है वो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो इन्होंने क्या कहा, जो कल्पना यानी इमेजिनेशन जो होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहली होती है पुनरुत्पादक कल्पना, जिसे हम रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन कहते हैं। दूसरी है उत्पादक कल्पना, जिसे हम प्रोडक्टिव इमेजिनेशन कहते हैं। अब ये जो उत्पादक कल्पना है इसे फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। रचनात्मक कल्पना कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन, सृजनात्मक कल्पना क्रिएटिव इमेजिनेशन। ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है पुनरुत्पादक कल्पना, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। इसमें क्या है, इस कल्पना में स्मृति द्वारा, यादों के द्वारा गत अनुभव की, जो भी हम लोग ने यादों के द्वारा जो अनुभव किए हैं, जो हमारी यादों में जो अनुभव हैं, ठीक है, उनकी प्रतिमा, उनकी जो इमेजेस है उसका ज्यों का त्यों चेतना में लाने का जो प्रयत्न होता है उसी को ही वो इसमें किया जाता है। पुनरुत्पादक कल्पना जो होती है उसमें किया जाता है, मतलब जैसे का तैसा है उसमें चेतना में आप इसे ले आइए। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे किसी की सुनी हुई कहानी को यथासंभव कल्पना के सहारे उसी रूप में अभिव्यक्त करना। जैसे हमने कोई किसी से कहानी सुनी, कोई भी स्टोरी हो, वो हॉरर मूवी की स्टोरी हो या कोई भी किसी भी तरीके की स्टोरी हो, उसको बस हमें इमेजिनेशन की फॉर्म में, बस उसका एक रूप के फॉर्म में हम उसको अभिव्यक्त कर दे रहे हैं, एज इट इज़ उसको अभिव्यक्त कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आता है पुनरुत्पादक कल्पना में। उसके बाद आता है उत्पादक कल्पना। तो देखिए उत्पादक कल्पना, जिसे हम प्रोडक्टिव इमेजिनेशन कहते हैं, इसमें क्या है, इस प्रकार की कल्पना में गत अनुभवों, प्रतिमाओं को एक नवीन क्रम में या नवीनता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जो इससे पहले वाली जो है, ठीक है, इसमें पुनरुत्पादक में ज्यों का त्यों रखा जाता है, चाहे वो गत अनुभव हो या फिर प्रतिमाएं हों। ठीक है, और जो उत्पादक कल्पना होती है, इसमें कल्पना ये जो होती है, इसमें अनुभवों को नवीन रूप दिया जाता है, उसके फॉर्म में उनको प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पे जो उत्पादक कल्पना है वो आपको दो तरह की मिलेगी। पहली है रचनात्मक कल्पना कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन। इसमें क्या होता है, इस कल्पना का प्रयोग भौतिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। भौतिक पदार्थ जो होते हैं उनको बनाने में इनका यूज होता है। जैसे उदाहरण में, भवन निर्माण में एक इंजीनियर है, वो पूर्व से ही कल्पना करके इसकी रूपरेखा तैयार कर लेता है। तो इंजीनियर का काम क्या होता है, वो पहले स्केचिंग कर लेता है उसकी, ठीक है, उसके बाद कि घर हमारा कैसा बनेगा उसका पूरा नक्शा बना लेता है, उसके बाद बनने की वो तैयारी होती है। तो भौतिक चीज़ों के निर्माण से पहले ही उनका इमेजिनेशन कर लिया जाता है कि क्या चीज़ कैसे बनेगी। ठीक है, ये था रचनात्मक में। सृजनात्मक कल्पना क्या होती है, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इस प्रकार की कल्पना का प्रयोग अभौतिक वस्तुओं की रचना में किया जाता है। अभौतिक वस्तुएं जैसे कि कहानी, उपन्यास, इन्हें हम मतलब कि इन्हें हम फिजिकली टच या फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस ये क्या है, अभौतिक है, इन्हें हम सुन करके इनका अनुभव कर सकते हैं। एक तरह से कहानी, उपन्यास, संगीत, काव्य, इन सब की रचना जो है वो सृजनात्मक कल्पना में आ जाएगी। फिर आता है कल्पना का विकास। शिक्षा में कल्पना का विशेष महत्व है। बालकों में कल्पना के विकास के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इमेजिनेशन के थ्रू ही बालक आगे कुछ नई चीज़ अगर करना चाहेंगे, जब तक ये इमेजिनेशन नहीं करेंगे तब तक कि आगे नया सोचने के लिए उनको जो है अवसर नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है, अब जैसे अगर हमें कल्पना का विकास बालकों में करना है तो क्या बातें ध्यान देनी होगी, तो यहाँ देखिए सबसे पहला यहाँ बोला गया है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। तो ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं, हमारे जो सेंसेस होते हैं, इनका जो प्रशिक्षण लेकर के हम जो इमेजेस होती हैं, प्रतिमाएं जो होती हैं, उनके निर्माण में इनकी काफ़ी जो है हेल्प मिलती है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों से। तो इसी की ही सहायता से हम प्रतिमाओं की कल्पना कर सकते हैं, उनकी कल्पना शक्ति जो है उनका भी विकास होता है। तो यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण किया जाए तो इससे भी कल्पना का विकास होगा। भाषा विकास की बात की जा रही है, तो कल्पना के विकास के लिए भाषा किस तरीके से वर्क करेगी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाषा के बिना उचित रूप से हम अगर कल्पना कर पाए तो ये एक तरीके से असंभव है। ठीक है, तो भाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके बाद आता है खेल और क्रियाओं के जो अवसर हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा खेल और क्रियाओं के अवसर उनको मिलने चाहिए। कहानी सुनाना, फ्रोबेल जो है, इन्होंने जो अपनी शिक्षण पद्धति दी उसमें कहानियों को इन्होंने विशेष महत्व दिया। कहानी इंपॉर्टेंट एक पोर्शन के फॉर्म में इन्होंने रखा। ठीक है, इसके बाद है अभिनव के लिए प्रोत्साहन। मतलब उनको अगर जो है किसी भी तरीके का कोई
परफॉर्मेंस करनी है, कोई अभिनय करना है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है सपोर्ट करना चाहिए कि अगर वो कोई कहानी पे अभिनय करना चाह रहे हैं तो उनको और प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जिससे कल्पना में उनका विकास किया जा सकता है बालकों का। फिर आते हैं शिक्षा में कल्पना की उपयोगिता। तो शिक्षा में कल्पना की क्या उपयोगिता है, इसमें देखिए सबसे पहला है इसमें ज्ञानार्जन में सहायक। तो अगर कल्पना कहें, कल्पना का अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये नया जो ज्ञान है, नवीन ज्ञान जो है उसको ग्रहण करने में ये काफ़ी हेल्प करती है। फिर है नवीन आविष्कारों में उपयोगी। तो नई नई कलाकृतियाँ या जो आविष्कार होते हैं इनमें भी कल्पना जो है काफ़ी, कल्पना से सहायता मिलती है। भावी जीवन की तैयारी में भी सहायता। तो हम पहले से ही जो है जीवन की जो योजना वगैरह जो होती है उसको हम बना लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से हमें अपनी मतलब अपने जीवन को अच्छा करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें बनानी होंगी घर में या बाहर में। तो ये सारी चीज़ें, भावी जीवन की तैयारी भी हम कल्पना करके करते हैं। इच्छाओं की संतुष्टि का माध्यम, ठीक है, जैसे कल्पना की अगर बात करें तो किशोरों की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है, वो मतलब उनमें जो है इच्छाओं की बहुत ज़्यादा तृप्ति होती है, मतलब उनकी कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ उनके अंदर इच्छाएं रहती हैं, ठीक है। तो इच्छाओं की संतुष्टि का भी माध्यम एक तरीके से जो है कल्पना होती है। तो हम इमेजिनेशन, कुछ चीज़ें जिसे हम रियल में नहीं कर सकते लेकिन इमेजिनेशन में उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगिता, ठीक है, तो अगर देखें तो अच्छी कल्पना के जो बालक होते हैं उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है आपका सौंदर्य बोध का विकास, ठीक है। सौंदर्य बोध के विकास में हम सिंपल इतना कहेंगे कि जैसे कल्पनात्मक अगर हम बात करें तो साहित्य है, संगीत है, ये कला है, इन सब में मेनली आपको यहाँ पे सहायता मिलेगी, ठीक है। तो ये मतलब जो कल्पना होती है वो सौंदर्य बोध के विकास में साहित्य संगीत के फॉर्म में जो है उनमें सहायता करेगी, ठीक। तो ये हो गया शिक्षा में कल्पना की कैसे उपयोगिता, क्या क्या यूज़ है। तो यहाँ पे कल्पना जो थिंकिंग थी वो खत्म हो जाता है। फिर आता है चिंतन, कल्पना यानी इमेजिनेशन, सॉरी। फिर उसके बाद है चिंतन यानी थिंकिंग। मनुष्य स्वभाव से ही चिंतनशील होता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसमें कल्पना, स्मृति, तर्क, ध्यान, संवेदना आदि का समावेश होता है। सफल चिंतन के लिए तर्क अत्यंत आवश्यक है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो देख लीजिए कि मनुष्य की बात करें तो वो तो स्टार्टिंग से ही मतलब वो चिंतनशील होता है, वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ठीक है। चिंतन की अगर बात करें तो उनकी जो थिंकिंग होती है उसमें कल्पना, इमेजिनेशन, स्मृति, तर्क, ध्यान, संवेदना ये सब प्रेजेंट रहते हैं। और इसके लिए अगर थिंकिंग की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि एक सफल चिंतन जो होता है, एक मतलब एक अच्छी थिंकिंग अगर बात करें तो उसमें तर्क अत्यंत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो तर्क वितर्क होता है ये होता है, ठीक है। फिर अब इसका अर्थ देख लेते हैं। चिंतन विचार करने की वह मानसिक क्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और अंत तक चलती रहती है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो वहां से थिंकिंग, सोचना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो अंत तक की, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक कि वो चिंतन होता रहता है उस टॉपिक पे, ठीक है। परिभाषाओं में है सबसे पहले रॉस है। रॉस ने कहा चिंतन चिंतन जो है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ठीक है, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। वैलेंटाइन के शब्दों में चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित हो। तो यहाँ कहेंगे कि जो वैलेंटाइन है इनके अनुसार जो विचार हैं, ठीक है, वो अपनी लक्ष्य की प्राप्ति या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बिना रुके आगे वो प्रभावित होते चले जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं। चिंतन के प्रकार देखिए। थिंकिंग में यहाँ पे 4 तरीके के चिंतन दिए गए हैं। पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जिसे हम बोलते हैं परसेप्चुअल थिंकिंग। फिर है कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग। प्रत्यात्मक चिंतन, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। और लास्ट में है तार्किक चिंतन, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन, परसेप्चुअल थिंकिंग क्या होती है। इस प्रकार की चिंतन का मुख्य आधार प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जो हमारे सामने प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो ज्ञान जो है वो इससे रिलेटेड होगा। यह पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है जो हम लोग ने पहले एक्सपीरियंस कर रखा है। छोटे बालक एवं पशुओं में इस प्रकार का चिंतन पाया जाता है। जैसे अगर बच्चों की बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई गरम तवा या कोई भी गरम चीज़, अगर उन्हें बच्चे एक बार उसे हाथ
लगाने पर जल अगर जाते हैं तो फिर वो दोबारा उस चीज़ को या गर्म जितनी भी चीज़ें उसको वो छुएंगे तक नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का जो परसेप्चुअल थिंकिंग जो होती है वो बालकों या पशुओं में होती है। इसके बाद आता है काल्पनिक चिंतन। ठीक है, काल्पनिक चिंतन में देखिए क्या है, इसमें है इस प्रकार के चिंतन में कोई वस्तु या परिस्थिति प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होती। ठीक है, इसमें स्मृति के सहारे हम लोग सिर्फ थिंकिंग जो हम सोच रहे होते हैं उसके सहारे पूर्व अनुभव का प्रयोग करके इसका प्रयोग मतलब प्रयोग में इसका यूज किया जाता है और मानसिक प्रतिभाओं के माध्यम से चिंतन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मानसिक जो प्रतिभाएं हैं इनके माध्यम से चिंतन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कोई पिता है। ठीक है, जैसे हम सबके घर में हमारे जो फादर होते हैं जब वो काम से वापस आते हैं तो उनकी क्या होती है, हैबिट होती है कुछ ना कुछ, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। तो जो बच्चे जो घर में प्रेजेंट हैं उन्हें पहली बात तो ये उनके अंदर थिंकिंग बन जाती है कि इस समय वो आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ हमारे लिए आ रहा होगा, चाहे वो फ्रूट हो चाहे चॉकलेट हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो ये क्या है कि काल्पनिक चिंतन ऐसे है, पहले से ही इमेजिनेशन हो जाता है कि आज क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये है कि मानसिक प्रतिभाओं के माध्यम से यहाँ पे चिंतन होता है। फिर है प्रत्यात्मक चिंतन। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग क्या होती है, इसमें है इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति पूर्व अनुभव के आधार पर किसी वस्तु या स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करके भविष्य को दृष्टि में रखते हुए प्रत्ययों की सहायता से निश्चय पर पहुंचता है। तो यहाँ पे भविष्य को भी दृष्टि में रखा जा रहा है। इसमें हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि बालक जो है वो बिल्ली को देख करके उसके मन में एक ऐसा जो है प्रत्यय आ जाता है कि भविष्य में अगर वो बिल्ली को देखेगा तो उसकी तरफ ये मतलब इशारा कर देगा कि वो बिल्ली, जैसे मान लिया पहली बार उसने बिल्ली को देखा, किसी ने इसको बताया, मान लिया वो नहीं जानता होगा, बस ये ऐसे जानता होगा चार पैर है और मतलब इस तरीके से एक पूंछ है। लेकिन अगर किसी ने उसको बता दिया कि ये बिल्ली है, म्याऊं म्याऊं करती है, तो फिर वो कभी भी अगर वो बिल्ली को देखेगा तो वो बिल्ली ही उसे बोलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग उसके जो है माइंड में आ जाती है। ठीक है, भविष्य में भी अगर उन चीज़ों को वो देखेगा तो उसे ध्यान रहेगी। इसके बाद आता है तार्किक चिंतन। यह सर्वोत्कृष्ट चिंतन है। डिवी ने इसे, जॉन डिवी जो है इन्होंने विचारात्मक चिंतन इसे कहा है, किसे, तार्किक चिंतन को। ठीक है, इसका आधार भी तर्क होता है। चिंतन के अब यहाँ तत्व की बात करें तो इसमें वुडवर्थ जो है इन्होंने वुडवर्थ के अनुसार जो चिंतन के तत्व हैं वो 5 बताए हैं इन्होंने। पहला है लक्ष्य की ओर उन्मुख होना, यानी अगर आप चिंतन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें थिंकिंग का मेन पर्पस यही होना चाहिए कि जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसकी जो लक्ष्य है, उसका जो मेन टारगेट है उसकी तरफ हमें आगे बढ़ते जाना है, सोचते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए इधर उधर रास्ता ढूंढना, कि लक्ष्य हमें अगर प्राप्त करना, अपने गोल को प्राप्त करना है तो किसी भी तरीके से हम अपने वो रास्ते ढूंढेंगे कि जिससे हम इजीली वहां तक पहुंच सकें, तो मेनली रास्ता ढूंढने का काम करेंगे। फिर है अनुभवों का पुनः स्मरण करना, जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो पूर्व अनुभव है, इनका यूज कर करके हम आगे जो है आगे आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तत्व हो गए। इसके बाद है अनुभवों को नवीन नमूनों में संयोजित करना। जो हमने पहले जो अनुभव हमने किए उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ भी होंगी कि जिनकी हेल्प से मतलब हम नई जो चीज़ें हैं उनको कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो कोई ना कोई अपनी रिसर्च करते हैं तो उनकी रिसर्च क्या होती है, स्टार्ट ही हो पाती है। ठीक है, तो बस इतना कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो चीज़ एग्जिस्ट है, लेकिन फिर आने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती स्टार्टिंग वाली, वह उनको सहारा मिल जाता है, अब आगे का नया सोचने का काम वो कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है आंतरिक वाक गतियां एवं मुद्राएं। ठीक है, तो मतलब ये इनके जो 5 तत्व हैं वो पूरे हो गए, किसके, चिंतन के। ठीक है, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग जो थे। इसके बाद है चिंतन का विकास। शिक्षा के क्षेत्र में चिंतन का अत्यधिक महत्व है। बालक में चिंतन शक्ति के विकास के लिए शिक्षक को निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। पहला उपाय क्या है, अनुभवों का विकास किया जाए। जो भी चिंतन के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए हैं, अनुभव किए गए हैं, ठीक है, तो शिक्षकों का ये कर्तव्य होता है कि बालकों के सामने ऐसी परिस्थितियां जो है वो उपस्थित करें, या उसको ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें क्रिएट करें कि वो उनको पर्याप्त अवसर मिल सके कि एक नई चीज़ का, नए अनुभव प्राप्त करने का। ठीक है, भाषा विकास पर भी ध्यान होना चाहिए। तो भाषा विकास में मेनली हम यही कहेंगे
कि हम थिंकिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं कि मतलब शिक्षक बालकों के जो शब्द भंडार हैं उनका जो है उनको बढ़ा सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि बालक का जितना ज़्यादा भाषा विकास होगा उतनी ही ज़्यादा वो अभिव्यक्ति जो उसके अंदर है किसी भी चीज़ को व्यक्त करने की, ठीक है, तो उसकी अभिव्यक्ति जो है वो भी उसका भी ये बेस बन जाएगा। ठीक, इसके बाद है ध्यान एवं रुचि का विकास। तो किसी भी मतलब एक थिंकिंग का यहाँ पे ये भी है काम कि कोई भी जैसे दर्शन करने जा रहे हैं उसमें अगर हमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें उसमें ध्यान भी नहीं लगेगा। इसके अलावा है रटने की आदत को दूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो थिंकिंग है इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है कि जो बालकों की रटने की आदत है उसको हटा करके वो सोचे कि अगर यहाँ पे जो वर्ड्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, अगर जो पंक्चुएशन मार्क अगर यूज़ हो रहे हैं तो क्यों, कोई रीज़न तो होगा यहाँ पे यूज़ होने का। ठीक है, तो यही चीज़ है कि रटने की आदत को हटाई दिया जाए बिल्कुल। तर्क एवं वाद विवाद के अवसर प्रदान करना, क्योंकि यहाँ पे वाद विवाद जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग तर्क यानी रीजनिंग पर, क्योंकि इसी में ही जो क्वेश्चन जो होते हैं वो टारगेट होते हैं। ठीक, तर्क क्या होता है? चिंतन का ये सर्वोत्कृष्ट रूप है चिंतन का। ठीक है, तर्क वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी समस्या को हल करने के लिए वर्तमान परिस्थिति का निरीक्षण करके एवं निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो मेनली हम ये कहेंगे कि तर्क वो मेथड है जिससे अगर कोई समस्या हमारे सामने आई है तो हम उसको सोल्यूशन उसका निकालेंगे। सोल्यूशन निकालने वही मतलब जो भी हमारी प्रोसेस, जो भी हम निरीक्षण करेंगे उसके बाद हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे कि जो है इसका किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, फिर आते हैं गेट्स व अन्य के शब्दों में। तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का, यहाँ पे तर्क के बारे में एक टर्म इम्पॉर्टेंट है कि तर्क जो है वो चिंतन का वही सर्वोत्कृष्ट रूप है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये इससे रिलेटेड यहाँ पे होगा। तो तर्क यहाँ पे फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नवीन रूप और तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे तर्क भी ये रोल प्ले करता है कि जो हमारे पहले के जो एक्सपीरियंस हैं उनको एक नया रूप, नया तरीका जो है दे करके फिर से उनको सुसंगठित किया जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे तर्क की जो सोपान है वो यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत इससे आते हैं। सबसे पहले डिवी ने क्या दिया है, डिवी के अनुसार उधर जो है चिंतन के जो स्टेप्स थे, ठीक है, उनमें थे वुडवर्थ थे। ठीक है, चिंतन के जो तत्व थे। अब यहाँ पे तर्क के जो सोपान है इसमें डिवी हैं, इनके अनुसार तर्क है इसमें निम्नलिखित 5 सोपान होते हैं, 5 स्टेप होते हैं, सोपान स्टेप। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला है समस्या की उपस्थिति। पहला जो सोपान है वो है समस्या की उपस्थिति। तो यानी कि तर्क तभी होगा जब समस्या मतलब कि समस्या प्रेजेंट होगी तभी हम उसके बारे में सोच सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। समस्या की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति जो है वो अगर किसी समस्या का अध्ययन करेगा तो उसके बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। समस्या समाधान के उपाय, इसमें क्या होगा कि अगर कोई एक इंसान अपने से नहीं कर पा रहा है तो वो किसी की सहायता ले और समस्या का समाधान करने के लिए नए नए उपाय जो है उसको सोचे। एक उपाय का चुनाव, अब जैसे उसके पास बहुत सारे जो है उपाय आए, लोगों ने अपने 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 सोल्यूशन दिए, ठीक है, लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा औचित्यपूर्ण होगा या सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा, ठीक है, विचार, उसी का ही यूज़ किया जाएगा। किसी एक जो उपाय है उसका चुनाव किया जाएगा, अब उस उपाय का प्रयोग किया जाएगा। तो व्यक्ति अपने ही निर्णय के अनुसार, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें जो इंस्ट्रक्शन या एक सलाह देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम सलाह सबसे लेते हैं लेकिन करते अपनी वाली हैं। तो हम उन सब में जो जो चीज़ें अच्छी होंगी उन्हें अपने हिसाब से सेट करके उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 5 सोपान थे। अब तर्क के प्रकार क्या है? तर्क 2 तरीके का होता है, आगमन तर्क और निगमन तर्क। ये मैथ्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तर्क क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग है तो आपको मैथ्स में इम्पोर्टेंटली मिलेगा। आगमन तर्क क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग। और निगमन तर्क जो होता है इसको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो तर्क के मुख्यतः ये जो 2 प्रकार हैं, इनमें देखिए आगमन तर्क जो होता है, इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों अथवा उदाहरणों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। मतलब कि आगमन तर्क जो होता है इसमें पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद नियम को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा कहा जाता है जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है। इसके बाद है निगमन तर्क। मतलब आगमन तर्क में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमें किसी को फ्रैक्शन पढ़ाना है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में हमें क्या है कि एक केक लेकर के आएंगे या कोई मिट्टी का जो है कुछ भी ऐसी चीज़ लाएंगे जो चौकोर हो, ठीक है, उसके पोर्शन काट
कट करके उनको दिखाया जाएगा। बच्चों को पहले ऐसे चित्र बना करके दिखाया जाएगा, फिर उनको बताया जाएगा कि इस तरीके से रेशियो होते हैं, ठीक है। निगमन तर्क जो होता है, डिडक्टिव रीजनिंग, इस तर्क में व्यक्ति पूर्व नियम जो निश्चित सिद्धांत होते हैं उनका या नियमों के आधार पर किसी परिस्थिति या वस्तु विशेष की सहायता को प्रमाणित करना। निगमन में हम पहले नियम लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि फिर हम एग्जाम्पल देते हैं। तो आपको निगमन तर्क या डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो जो बड़ी क्लासेस होती हैं उनमें मेनली जो है इसका यूज़ होता है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में हमें पहले उनकी जो भी हम न्यूमेरिकल या कुछ भी हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले वो न्यूमेरिकल आए कहाँ से, उनके बारे में, उनके नियम के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। फिर ही हम उनके उदाहरणों को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये दोनों जो तर्क थे वो हो गए। उसके बाद आता है तर्क का विकास। शिक्षा प्रक्रिया में तर्क का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः बालकों की तार्किक शक्ति को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला है उपयुक्त समस्या उपस्थित करना। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट यही है कि रीजनिंग आप या तर्क वितर्क तभी कर पाएंगे जब समस्या क्रिएट होगी। तो सबसे पहले तो उपयुक्त समस्या, ऐसी समस्या जिसका सॉल्यूशन भी मतलब मिल जाए, कि बहुत ज़्यादा जो है वो ना हो, तो उपयुक्त समस्या, ठीक है, वो उपस्थित हो। विषयों का गहन अध्ययन हो। अब जो समस्या है मतलब कि उसको दी गई है, जिस भी बालक को दी जा रही है, वो उस समस्या से रिलेटेड उसके बारे में उसकी काफ़ी जानकारी उसके पास होनी चाहिए, तभी वो उसमें उसको जो है हल कर पाएगा। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको मैथ्स आती होगी, पहले से उसको आती होगी या उसे समझ आती होगी, तो हम अगर उसके मैथ्स के जो सम्स वगैरह सॉल्व करने देंगे तभी वो आसानी से उसे सॉल्व कर सकता है। उसके बाद है अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे जो तार्किक चिंतन होता है उसमें अगर अन्वेषण प्रवृत्ति है उसका विकास मतलब कि यहाँ पे आवश्यक होता है, ठीक है। आगमन विधि का प्रयोग। आगमन विधि वही कि एग्जाम्पल तार्किक चिंतन अगर करना है तो हमें मेनली आगमन विधि ही सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मिलेगी, कि आप पहले आप जो है एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद आप उसका नियम बनाइए। नियम आप खुद बनाइए, खुद उसको तैयार करिए। तार्किक चिंतन में बाधक तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे अब चाहे पूर्व द्वेष हो, या मतलब कि ऐसी चीज़ें, चाहे वो पूर्ण धारणा हो, पहले से जो निर्णय लिया गया हो या पहले से धारणा जो है बनाई गई हो, तो ये सारी जो हैं वो तार्किक चिंतन में बाधा को ये उत्पन्न करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए ताकि हम इससे अवगत हो सकें, ठीक है। तो ये था ये पूरा चैप्टर। मतलब कि जो भी आपको इसमें इम्पोर्टेंट, मोस्टली आपको इसमें इम्पोर्टेंट ही चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम को अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। तो ये जो वीडियो थी और जो थर्ड चैप्टर था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसे डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा, आपको पूरा जो है आंसर उसका दिया जाएगा, ठीक है।